हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस चरक संहिता का जो सिद्धि स्थान है, ठीक है, उसका जो प्रथम अध्याय है वो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का चैप्टर। तो प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो कल्पना सिद्धि। तो कल्पना सिद्धि के अंतर्गत सबसे पहले पंचकर्म में बताया गया। पंचकर्म में 5 चीजें आती हैं। कौन सा? वो मन, विरेचन, निरूह और अनुवासन तथा नस्य। ये 5 चीजें आती है। तो मन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य। स्नेहन के विषय में बताया गया है कि कम से कम 3 दिन तक और अधिक से अधिक 7 दिन तक कराना है, और 7 दिन बाद में स्नेह सातम में बन जाता है। तो स्नेहन क्या बोला गया है? कम से कम 3 दिन तक और अधिक से अधिक 7 दिन तक कराना है। 7 दिन के बाद में स्नेह जो है वो सातम में बन जाता है। इसके लाभ क्या है? तो ये वायु का नाश करते हैं, शरीर को मृदु करते हैं, मल अवरोध को दूर करते हैं। ये इसके बेनिफिट है कि वायु का नाश करेगा, शरीर को मृदु व मल अवरोध को दूर करते हैं। स्वेदन में बोला गया है कि मल द्रवित हो जाता है। तो स्वेदन करने से क्या है? मल जो है वो द्रवित हो जाता है। फिर वमन के पूर्व उत्क्लेश के विषय में बताया गया है कि वमन के पूर्व उत्क्लेश जो है 1 दिन पूर्व कफ वर्धक दही व दूध का प्रयोग करने से क्या है? कफ का उत्क्लेश हो जाता है। तो 1 दिन पूर्व कफ वृद्धि वर्धक दही व दूध का प्रयोग करने से क्या है? कफ का उत्क्लेश हो जाता है। वमन 3 प्रकार के वमन जो है वो 3 है: प्रधान, मध्यम और हीन। ठीक है। अब इसमें आपका बताया गया संसर्गज कर्म। ठीक है। तो संसर्गज कर्म में बताया गया है कि पेया, विलेपी, अकृतयूष व अकृत मांस रस, इनका सभी का प्रयोग अपन क्या है? संसर्गज क्रम में करते हैं। तो पहले पेया पिलाएंगे, फिर विलेपी हो गया, फिर अकृत, फिर कृतयूष, फिर अकृत व कृत मांस रस। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। प्रधान जो है उसके लिए 3 अन्न काल होते हैं। प्रधान शुद्धि के लिए, मध्यम शुद्धि के लिए 2 अन्न काल होता है, और हीन शुद्धि के लिए 1 अन्न काल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद प्रधान शुद्धि में संसर्गज कर्म में बताया गया कि 3 अन्न काल में पेया होता है। ठीक है। तो प्रधान शुद्धि में, संसर्गज में 3 अन्न काल में पेया होते हैं, वो 3 अन्न काल में विलेपी होते हैं। फिर बोला गया 3 अन्न काल अकृत व कृत यूष में बताया गया है कि अन्न काल जो है वो अकृत, ठीक है, और 2 अन्न काल कृत यूष में होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अन्न काल अकृत व कृत मास का 3 बताए गए हैं, जिसमें से अन्न काल अकृत, ठीक है, उसके अंदर अन्न काल कृत, ठीक है, वो 2 रहेगा। इसके अलावा अकृत स्नेह नमक न मिला हुआ होता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर प्रधान शुद्धि बताया गया है कि संयम से प्रारंभ होता है। तो प्रधान शुद्धि क्या है? संयम से प्रारंभ होता है। जठराग्नि प्रदीप्त कर क्षीण होने पर ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया है प्रधान शुद्धि। तो प्रधान शुद्धि जो है संयम से प्रारंभ करते हैं। जठराग्नि प्रदीप्ति का लक्षण क्या है? तो कब क्षीण होने लगता है। ठीक है। तो जठराग्नि प्रदीप्ति का लक्षण क्या है? कब जो है वो क्षीण होने लगते हैं। पहले दिन सायं पेया का, आहार में क्या है? पेया का प्रयोग करेंगे। अन्न काल जो है 1 रहेगा। दूसरे दिन प्रातः और सायं दोनों टाइम अपन पेया का यूज़ करेंगे, तो अन्न काल कितना रहेगा? 2 रहेगा। तीसरे दिन प्रातः काल और सायं काल विलेपी का यूज़ करेंगे, तो अन्न काल कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे दिन प्रातः एवं सायं अपन क्या है, सॉरी, चौथे दिन प्रातः काल अपन विलेपी का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो 1 रहेगा यहाँ पे अन्न काल। चौथे दिन सायंकाल अकृत युष का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो 1 अन्न काल हो गया। 5वें दिन प्रातः और सायं कृत युष का प्रयोग करेंगे, तो 2 अन्न काल हो गया। 6वें दिन प्रातः अकृत मास रस का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। और 6वें दिन सायं कृत मास रस का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। 7वें दिन कृत मास रस का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल। तो इस प्रकार से टोटल 3 हो जाएंगे। तो कुल दिन 7 लगेगा और अन्न काल 12 हो जाएंगे। फिर बात करते हैं मध्यम शुद्धि संसर्गज क्रम। तो मध्यम शुद्धि संसर्गज क्रम में क्या बताया गया है? तो प्रथम दिन सायं पेय का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल पेय का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। दूसरे दिन सायंकाल विलेपी का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। तीसरे दिन प्रातःकाल विलेपी का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। चौथे दिन प्रातःकाल अकृत यूष का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। चौथे दिन प्रातः कृत यूष का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। चौथे दिन सायं अकृत मास रस का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया। 5वें दिन प्रातः कृत मास रस का यूज़ करेंगे, तो 1 अन्न काल हो गया।
तो कुछ दिन टोटल कुल दिन कितना हुआ 5 और अन्न काल हो गया 8। तो ये जो है मध्यम शुद्धि में बताए गए हैं। फिर अवर शुद्धि संसर्गज क्रम। तो अवर शुद्धि संसर्गज क्रम में बताया गया है कि प्रथम दिन सायंकाल पेय का यूज़ करेंगे तो एक अन्न काल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल विलेपी का यूज़ करेंगे तो एक अन्न काल हो गया। दूसरे दिन सायंकाल कृतयुष का यूज़ करेंगे तो एक अन्न काल हो गया। तीसरे दिन प्रातःकाल कृतमास रस का यूज़ करेंगे तो एक अन्न काल हो गया। तो कुल दिन 3 हो गया और अन्न काल आपका कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है। इसके अलावा संसर्गज क्रम से क्या बेनिफिट होता है, तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अपन संसर्गज क्रम कराते हैं। फिर वमन, वमन में क्या बताया गया है, वमन के लक्षण क्या है, तो पित्तांत मिष्टम वमनम, यानी कि सम्यक वमन में क्या होते हैं, अंत में पित्त निकलते हैं। तो पित्तांत इष्टम वमनम यानी कि सम्यक वमन होने पर अंत में पित्त निकलते हैं। विरेचन में क्या होता है, तो कफांते च विरेका माहू, यानी कि सम्यक विरेचन होने पर, सुधार लेना इसको, सम्यक विरेचन होने पर अंत में कफ निकलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद में शुद्धि, वमन के वेग, विरेचन का वेग, ठीक है, और विरेचन जल की मात्रा वो मामक मात्रा। तो अगर हीन शुद्धि हुई है तो वमन के 4 वेग होंगे, विरेचन के 10 वेग होंगे। विरेचन जो जल है उसकी मात्रा 2 प्रस्थ होगा और वामक वमन जो है उसका 1 प्रस्थ होगा। इसी प्रकार मध्यम शुद्धि होने पर वमन का वेग 6 होगा, विरेचन का वेग 20 होगा, विरेचन जल की मात्रा 3 प्रस्थ होगा, वमनार्थ 1.5 प्रस्थ अपन यूज करेंगे। प्रधान शुद्धि होने पर वमन का वेग जो है वो 8 होगा, विरेचन का वेग 30 होगा, विरेचन जल की जो मात्रा है वो 4 प्रस्थ होगा और वमन मात्रा जो है वो 2 प्रस्थ बताए गए। इन वेगों की पूर्ति 4, 6, 10 दिनों में कर सकते हैं। तो इन वेगों की जो पूर्ति है वो 4, 6, 10 दिनों में करते हैं। फिर अधिक दोष होने पर क्या है, उत्तम शुद्धि, मध्यम दोष होने पर मध्यम शुद्धि और हीन दोष होने पर हीन शुद्धि किया जाता है। फिर सम्यक वमन का लक्षण बताया गया है कि हल्कापन का अनुभव होता है। तो सम्यक वमन का लक्षण क्या है, हल्कापन का अनुभव होगा, आमाशय कफ होगा, पित्त तथा वायु निकाल करके प्यास, मूर्छा, वात का प्रकोप। ठीक है, ये सभी आपको देखने को, मतलब अति योग होने पर, सम्यक वमन होने पर हल्कापन होगा। ठीक है, अति योग होने पर क्या है, वायु निकल जाएगा और प्यास, मूर्छा तथा वात का प्रकोप होगा। हीन योग होने पर भारीपन और खुजली होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर विरेचन का सम्यक योग बताया गया है। विरेचन के सम्यक योग का लक्षण है कि हल्कापन होना, भूख लगना, मल, पित्त तथा कफ की प्रवृत्ति का होना। तो विरेचन का सम्यक योग का लक्षण है हल्कापन, भूख, मल, पित्त और कफ की प्रवृत्ति का होना। अति योग होने पर क्या लक्षण देखने को मिलता है विरेचन का, तो वायु की प्रवृत्ति, वायु का प्रकोप, कफ, रक्त, पित्त, क्षय तथा निद्रा का नाश। ये क्या है, अति योग का लक्षण है। तो वायु की प्रवृत्ति, वायु का प्रकोप, कफ, रक्त, पित्त, क्षय, निद्रा नाश। अयोग होने पर भारीपन होते हैं, तंद्रा होता है, वमन तथा अग्निमांद्य। अयोग होने पर क्या होगा, भारीपन, तंद्रा, वमन व अग्निमांद्य। 9वें दिन घृतपान कराना है। इसके अलावा वनवासन वस्ती। पुनः तीसरे दिन निरोह वस्ती। वापस आ जाने पर जंगल पशु पक्षियों का मांस रस का प्रयोग करना है। तीसरे दिन रात्रि में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अधिक भूख लगने पर निरोह देने से अति योग का भय रहता है। निरोह के लिए, निरोह के अधिक प्रयोग से वायु की वृद्धि हो तो शीघ्र ही अनुवासन देना चाहिए। तो अधिक भूख लगने पर निरोह देने से अति योग का भय हो रहता है। निरोह के अधिक प्रयोग से वायु की वृद्धि हो तो शीघ्र ही अनुवासन देना चाहिए। फिर अनुवासन वस्ती का प्रयोग काल बताया गया। तो दिन में शिशिर, हेमंत व वसन में प्रयोग करते हैं और रात्रि में शरद, ग्रीष्म, वर्षा में प्रयोग करते हैं। तो अनुवासन वस्ती का प्रयोग काल है, दिन में शिशिर, हेमंत, वसन में प्रयोग करते हैं, रात्रि में शरद, ग्रीष्म, वर्षा में प्रयोग करते हैं। निरोह वस्ती देने के 3-3 दिन पर अथवा 5वें दिन अनुवासन वस्ती देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर चरक ने बोला है कि 2, 3, 5वें दिन अनुवासन वस्ती देना चाहिए। हरित ने दूसरे दिन बोला है। कब्जन्य रोग में 1 या 3, ठीक है, पित्तजन्य रोग में 5 या 7 और वातजन्य रोग में 9 या 11 बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन वस्तियाँ विषम संख्या में ही देनी चाहिए। तो अनुवासन वस्ती क्या है, विषम संख्या में ही दे। विरेचन के बाद 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो विरेचन के 7 दिन तक निरूह, निरूह के 7 दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं करते। फिर निरूह अस्थि का गुण बताया गया है। तो क्या गुण है निरूह अस्थि का, तो यह जो है आयु स्थिर, ठीक है, आयु स्थिर करते हैं, बालक, वृद्ध, युवा, उपद्रव
मतलब बालक, वृद्ध और युवा में अपन इसको दे सकते हैं। उपद्रव उत्पन्न नहीं करते हैं। वात पित्त कफ मलमूत्र को बाहर निकाल कर, तो वात पित्त कफ मलमूत्र को बाहर निकालती है। शुक्र बलवर्धक होता है और श्रुतोशोधक होता है। ये निरुवस्ती का गुण है। अनुवासन वस्ती का गुण क्या है? तो बल वर्णवर्धक होगा, ठीक है, और वातजन्य वेदना का समन कर नाश करता है। तो वातजन्य जो वेदना है उसका शांत करता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर तेल के गुण बताए हैं कि स्नेह, गुरु और उष्ण होता है। तो तेल जो है स्नेह, गुरु, उष्ण होता है। फिर वातनाशक बताया गया है कि रुक्षतानाशक तेल जो होता है रुक्षता का नाश करता है। लघु होते हैं, शीत का नाश करते हैं, ठीक है, लघुता का नाश करेगा। इस प्रकार से तेल अपने गुणों द्वारा वायु के गुणों का नाश करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। गुदा को क्या है? शरीर का मूल बोला गया और नाभि को सिरा और धमनी का मूल बोला गया है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा व्रीहिणी वस्ती का निषेध बताया है। कौन से कंडीशन में व्रीहिणी वस्ती नहीं देना है? तो कुष्ठ, प्रमेह और स्लीपत तथा मेदस्वी में व्रीहिणी वस्ती निषेध बताया गया है। तो आपका कुष्ठ, प्रमेह, स्लीपद, मेदस्वी में व्रीहिणी वस्ती निषेध है। निरुवस्ती का निषेध बताया गया है कि क्षीण, उराछत, राजस्यम और मूर्छा में निरुवस्ती का निषेध है। तो क्षीण, उराछत, राजस्यम और मूर्छा में निरुवस्ती का निषेध है। शाखा कौन से हैं? तो शाखा में आपका कौन से रहते हैं? तो रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र तथा त्वचा, ये शाखा में रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शाखा। कोष्ठ 13 है। कौन सा? अमाशय, पक्वाशय, हृदय, उंडुक, वस्ती, मलाशय आदि। वस्ती चिकित्सा वातनाशक होता है, ठीक है। तो अमाशय, पक्वाशय, हृदय, उंडुक, वस्ती, मलाशय आदि वस्ती चिकित्सा वातनाशक होता है। काय चिकित्सा में वस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर वस्ती की निरुक्ति बताया गया है। तो वस्ती की निरुक्ति में बताया है स स्नेह कायम स पुरुष दोषा सम्यक सुख नैति च या स वस्ती, यानी कि अनुवासन को शरीर में 9 घंटे रुकाना चाहिए, उसके पश्चात ही निकालना चाहिए। अनुवासन को शरीर में 9 घंटे रुकाना चाहिए, उसके पश्चात ही निकालना चाहिए। वस्ती 3 प्रकार का होता है, कर्म, काल और योग। तो वस्ती कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, कर्म, काल और योग। कर्म वस्ती जो है 30 वस्तियों का जो समुदाय होता है वो कर्म वस्ती है। काल वस्ती 16 वस्तियों का समुदाय होते हैं और योग वस्ती 8 वस्तियों का समुदाय होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है कर्म वस्ती। तो कर्म वस्ती में प्रथम अनुवासन देंगे, फिर 12 अनुवासन, 12 निरोह और 5 अनुवासन अंत में। इसी प्रकार काल वस्ती में प्रथम अनुवासन, 6 अनुवासन, 6 निरोह, फिर अंत में 3 अनुवासन। इसी प्रकार योग वस्ती में 3 निरोह देंगे, फिर आदि, मध्य, अंत में 4 अनुवासन देंगे। शिरोविरेचन के विषय में बताया है कि सर्वप्रथम शिरा प्रदेश का स्वेदन करते हैं। तो शिरोविरेचन में क्या करते हैं? सर्वप्रथम शिरा प्रदेश का स्वेदन करेंगे। उत्तम में 3 नस्य, मध्यम में 2 नस्य और हीन में 1 नस्य, इसको बताया गया। फिर इसके अयोग बताया गया है कि शिरोविरेचन के अयोग क्या है? तो सिर में भारीपन होगा। तो शिरोविरेचन का अयोग क्या है? तो सिर में भारीपन होना। चिकित्सा में क्या करेंगे? तो स्नेहन व तीक्ष्ण विरेचन कराएंगे। अति योग में बताया है कि वेदना और तोद होगा। चिकित्सा में अपन तर्पण व सील में मालिश कराएंगे। पंचकर्म में जितना समय लगता है उससे दुगना समय तक अपथ्य का परित्याग करेंगे। तो ये सुधार लेना, उससे दुगने समय तक अपन अपथ्य का परित्याग करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर पंचकर्म में असेव्य क्या क्या चीज़ें सेवन नहीं करना है पंचकर्म के दौरान? तो अधिक बैठना, खड़ा होना, चलना, दीवाशयन, मैथुन, वेगावरोध, शीतल आहार विहार। वस्ती किन कारणों से अंदर नहीं जाती या देर से लौटती है? वस्ती नेत्र मार्ग बंद है, गुदा में विषम स्थिति है, अर्श, कफ, मल द्वारा रुकावट है, वस्ती की मात्रा कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसे असेव्य कब है? तो अधिक बैठ रहे हैं, खड़ा होना है, चलना है, दीवाशयन, ये सभी पंचकर्म में असेव्य है। वेग अवरोध, शीतल आहार विहार का सेवन। वो अब वस्ती किन कारणों से अंदर नहीं जाती है या देर से लौटती है? तो इसका रीज़न बताया गया है कि वस्ती का नेत्र मार्ग बंद हो, या फिर गुदा में विषम स्थिति हो, अर्श हो, कफ हो, मल द्वारा रुकावट हो, वस्ती की मात्रा कम हो। वस्ती के शीघ्र आ जाने का क्या कारण है? ठीक है, अब शीघ्र आ जा रहा है तो उसका कारण है कि मलमूत्र वात का वेग उपस्थित होने पर वस्ती शीघ्र आ जाते हैं। अनुवासन वस्ती निषेध किस में है? तो मेद, कफ आवृत, वायुजन्य शोथ में, यानी कि उरु स्तंभ तथा शून्यता में अनुवासन जो वस्ती है वो निषेध है, ठीक है। तो मेद, कफ आवृत, वायुजन्य शोथ और शून्यता में अनुवासन निषेध है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।